बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो है हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, और आगे फर्दर कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे और कुछ सेक्शंस और हैं जो मैं इन स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट विच आर स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल except as provided in this otherwise provided in this chapter, the specific performance of any contract may in the discretion of court be enforced। यानी ये वो 4 ग्राउंड्स हैं, अगर ये ग्राउंड्स फुलफ़िल होंगे तो आप जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। तो आइए समझते हैं कि ये 4 ग्राउंड्स हैं क्या। फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज़ इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। बी है व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड ऑफ ascertaining द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड टू बी डन, एग्जाम्पल पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, or A agrees to buy and B agrees to sell a picture by a dead painter and 2 rare china vases. A may compel B specifically to perform this contract, for there is no standard for ascertaining the actual damage which would be caused by its non-performance। यानी अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एक्चुअल डैमेज कितना होगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो, यानी नो स्टैंडर्ड फॉर सर्टेनिंग द एक्चुअल डैमेज। तो जब कोई स्टैंडर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअल डैमेज को असर्टेन करने का, तो फिर क्या होगा, फिर आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाकर कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो पार्टीज़ ने एग्री किया आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको क्या है आप स्पेसिफिकली कोर्ट में जाके सूट फाइल के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। सो अब इसकी एग्जांपल क्या है कि मतलब किन केसेस में जो है वो स्टैंडर्ड नहीं एग्जिस्ट करता एक्चुअल डैमेज को असर्टेन करने का। तो पहला जो है एग्जांपल आप समझ लें कि पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। तो जैसा कि ये पेंटिंग है, ये एक किसी आर्टिस्ट ने बनाई होगी, उसकी अपनी स्किल्स इन्वॉल्व होंगी, तो ये एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसका हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका अगर जो है वो अगर ये खो जाए तो हम ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि कितना लॉस हुआ है। यानी पैसों में ये चीज़ नहीं हम समझ सकते, हम नहीं जो है वो असर्टेन कर सकते कि कितना लॉस होगा। जैसे कि अगर ए ने जो है एग्री किया टू बाय बी के साथ, उसका एग्रीमेंट टू सेल था, और कोई ऐसी पिक्चर थी जो किसी डेड पेंटर ने बनाई थी, और साथ में कोई 2 चाइना वेसेस भी थे। तो अब क्या है कि ए मे कंपेल बी स्पेसिफिकली टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बी जो है वो उसको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसके एक्चुअल डैमेज को असर्टेन करने का। मतलब अब वो एक जो पेंटर ने पिक्चर बनाई थी वो तो मर गया पिक्चर बनाकर, अब वो एक रेयर चीज़ हो गई है, मतलब ना वो पेंटर दोबारा ज़िंदा होकर आएगा, ना वो पिक्चर दोबारा बनाई जा सकती है। अब वो एक ऐसी चीज़ है जिसका हम डैमेज असर्टेन नहीं कर सकते कि अगर अब वो पेंटिंग उस बंदे को नहीं मिलेगी तो इसका कोई आप स्टैंडर्ड नहीं डिटरमाइन कर सकते कि कितनी कॉस्ट है, क्या कंपनसेशन होगी इसके लिए कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। तो जहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा वहाँ पर आप कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्लेम करेंगे। आप कहेंगे कोर्ट में जाके कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए। सी जो है व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इज सच दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। अब इसमें केस में क्या है कि पैसे हैं और लेकिन वो पैसे जो हैं वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, मतलब वो इनफ रिलीफ नहीं है, मतलब वो रिलीफ जो है वो एडिक्वेट नहीं है। अगर आप कंपनसेशन देंगे भी सही तो वो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके लिए वो एक रिलीफ एडिक्वेट नहीं समझा जाता। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कोर्ट कंसीडर इट्स नॉन एडिक्वेट रिलीफ। कोर्ट यही समझती है कि ये एक नॉन एडिक्वेट रिलीफ है, यानी कंपनसेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिम अ हाउस फॉर 1000। B is entitled to decree directing A to convey the house to him, he paying the purchase money। यानी अब देखें A और B के दरमियान, ये स्पेशली आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम यही समझते हैं कि जो है वो कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो सकती। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो है
हम कंपनसेशन रिलीफ काउंट कर सकते हैं। लेकिन इमूवेबल के प्रॉपर्टी के केस में जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने का, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान हुआ है 1000 रुपये में हाउस सेल करने का, तो अब इसकी कोई एक क्या कह सकते हैं हम कि कोई कंपनसेशन जो है वो इसका एडिक्वेट रिलीफ नहीं हो सकता। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट खुद परफॉर्म किया जाएगा, वही ही एडिक्वेट रिलीफ है, ठीक है ना। इसके लिए कोई पैसा या कोई अमाउंट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी के लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं समझा जाता। डी जो है फोर्थ ग्राउंड हमारे पास है, व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट पेक्यूनियरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड टू बी डन। यानी जब ये समझा जाए या ये खदशा हो, ये डर हो कि अब जो है पैसे पेक्यूनियरी कंपनसेशन भी जो है वो ऑब्टेन नहीं की जा सकती, यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो उसके लिए आप कंपनसेशन भी जो है वो भी नहीं ऑब्टेन कर सकेंगे। मतलब अब कब नहीं कर सकेंगे, अगर वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट भी आपको कैसे दिलवाएगी जब वो बंदा इंसॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट बंदा वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है, वो अब क्या है कि किसी को उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता, तो उस बंदे को इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो जब इंसॉल्वेंट पर्सन भी आ जाए तो आपको पता है कि अब ये मैं कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ करूँगा, ये तो इंसॉल्वेंट, ये मुझे पैसे कहाँ से देगा, तो आप जाके मतलब है कर सकते हैं ना कोर्ट में सूट फाइल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसने जो है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपसे अमाउंट ले ली और एग्री कर लिया कि वो इस जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपको सेल कर देगा। तो मीनवाइल वो जो है वो अपना सारा पैसा खर्च कर लिया, उसने अमाउंट भी आपसे पूरी ले ली, तो अब जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि आपको वो हाउस नहीं देगा या वो प्रॉपर्टी नहीं देगा, क्योंकि अब तो क्या है कोई पेक्यूनियरी कंपनसेशन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती इस केस में। तो वो आपको वैसे भी जो है आपका एडिक्वेट रिलीफ वही बनता है। और दूसरी तरह से अगर फोर्थ ग्राउंड में भी देखें तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी आपको जो है वो पेक्यूनियरी कंपनसेशन जो है वो नहीं समझा जाएगा कि पेक्यूनियरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट, कि वो ऑब्टेन ही नहीं की जा सकती सिरे से। तो ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनमें जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं। आप जाके कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए। तो ये आपने 4 ग्राउंड्स अच्छी तरह याद कर लेने हैं। फर्दर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, रिबटेबल प्रिजम्पशन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिबटेबल प्रिजम्पशन क्या होता है। वो ऐसी प्रिजम्पशन जिसको रिबट नहीं किया जा सकता, मतलब उसके कॉन्ट्रेरी कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता, मतलब उसके ऑपोजिट आप नहीं जा सकते, जो है वो वही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिबटेबल प्रिजम्पशन। उसको लेकिन जहाँ पे जो है जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं हम नॉन रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। लेकिन जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रेरी प्रूव किया जा सकता है उसको हम कहते हैं रिबर्टेबल प्रिजम्पशन। तो यहाँ पे दी हुई है रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, जहाँ पे आप जो है उसका ऑपोजिट प्रूव कर सकते हैं, कोई भी और बात जो है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, तो ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन कहलाती है। तो देखते हैं रिबर्टेबल प्रिजम्पशन, इनएडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन for immovable property transferring contracts. Unless and until the contrary is proved, the court shall presume that the breach of a contract to transfer immovable property cannot be adequately relieved by compensation in money, and that the breach of contract to transfer movable property can be thus relieved. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, कोर्ट यही समझेगी कि कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। यानी अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ ने आपस में किया था ना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उन्हें अब वो परफॉर्म करवाना पड़ेगा, मतलब वो स्पेसिफिकली परफॉर्म होगा। ए ने अगर एग्री किया था कि वो अपना घर बेचेगा बी को, तो अब वो बेचेगा बी को, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और लेकिन अगर यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो है आप कह सकते हैं कि कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ बन सकती है, ठीक है। आप कंपनसेशन भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि आप कहते हैं मुझे कंपनसेशन दे दें, तो वो एडिक्वेट रिलीफ समझा जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही ग्रांट करेगी।
तो ये आगे फर्दर सेक्शन में जब हम जाएंगे तो वो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ आप जो है कंपनसेशन कोर्ट से कर सकते हैं, कंपनसेशन भी मांग सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं, कंपनसेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन एडिशन टू भी मांग सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने इतनी सी बात समझनी है कि ये जो है ये एक प्रिजम्पशन दी हुई है आपको। प्रिजम्पशन जो है वो रिबर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी ये नहीं है कि यही बात जो है वो एज इट इज़ ही होगी। रिबर्टेबल का मतलब है कि कॉन्ट्रेरी, पहली लाइन आप समझ लें, अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज़ प्रूव्ड, यानी अगर कुछ और था तो वो ठीक है, अगर कुछ और कॉन्ट्रेरी प्रूव हो गया है तो वो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ कॉन्ट्रेरी प्रूफ तो क्या होगा, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कंपनसेशन जो है वो रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। प्रॉब्लम है, मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर वाइट ऑन 7 March 2020 entered into an agreement for purchase of bungalow for sale consideration rupees 2 crore. Under the agreement, it was settled between parties that Mr. White had to pay remaining 1 crore 70 lakh rupees to Mr. Black in the next 6 months from above mentioned date. Apart from advance earnest money, rest 30 lakh. Paid on the said date. Mr. Black is a very mean and greedy person, and following his greed, he sold the same bungalow to Mr. Green on 7th of June 2020 in violation of previous agreement between Mr. White and Mr. Black. तो जी ये एक एग्रीमेंट था जहाँ मिस्टर वाइट और मिस्टर ब्लैक के दरमियान। मिस्टर ब्लैक का जो था वो कोई बंगलो था, उसने जो है एग्री किया था कि वो मिस्टर वाइट को जो है वो सेल करेगा। तो सेल कंसिडरेशन टोटल जो उनके दरमियान एग्री हुई थी वो 2 करोड़ रुपीज़ थी। उसमें से जो अर्नेस्ट मनी है, यानी जो एडवांस दिया था मिस्टर वाइट ने मिस्टर ब्लैक को, वो 30 लाख रुपीज़ था। डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं कि कौन सी डेट को ये एग्रीमेंट में एंटर हुए और कौन सी डेट को इन्होंने एडवांस किया। आगे कहता है, इन रिस्पॉन्स मिस्टर वाइट फाइल्ड अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब जो है ब्लैक ने क्या किया, मिस्टर ब्लैक ने वही बंगलो जो है उठाकर मिस्टर ग्रीन को बेच दिया, यानी उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर वाइट और मिस्टर ब्लैक के दरमियान। लेकिन उसके होने के बावजूद अपने लालच की वजह से मिस्टर ब्लैक ने सोचा क्यों मैं इसे क्यों दूँ, मैं मिस्टर ग्रीन को दे देता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको बिना पर जब मिस्टर वाइट को पता चलता है कि मिस्टर ब्लैक ने वो बंगलो जो मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ था उसकी वायलेशन की है और वही सेम बंगलो उसने मिस्टर ग्रीन को बेच दिया है, तो वो चले जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो कोर्ट में जाते हैं और सूट फाइल कर देते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि मेरा जी एग्रीमेंट था, इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए। द लॉयर ऑफ मिस्टर ब्लैक पीरियड इन रिटन स्टेटमेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज़ वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट, मिस्टर ब्लैक इज़ रेडी टू कंपनसेट मिस्टर वाइट। कहता है कि डिस्पाइट, मिस्टर ब्लैक का जो लॉयर होता है वो इन रिस्पॉन्स ये कहता है कि बेशक जो है वो वायलेशन हुई है एग्रीमेंट की, लेकिन मिस्टर ब्लैक जो है वो आपको कंपनसेशन देने को तैयार हैं। मतलब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना लें, आप कंपनसेशन ले लें मिस्टर ब्लैक से। ही ऑल्सो asserted that specific performance of agreement to sell is not available remedy to Mr. White in the light of principles of equity and specific relief act 1877। फर्दर वो ये कहता है कि अब आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये देखें ये लॉयर कह रहा है मिस्टर ब्लैक का, ठीक है ना, ये जज नहीं कह रहा, ये लॉयर कह रहा है कि आपको अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मिल नहीं सकती, वो हाउस तो जो ये वो तो सोल्ड हो गया, मतलब वो तो सेल हो गया, अब वो तो अब एक तीसरी पार्टी के पास है। तो इस केस में आपके पास जो है वो इक्विटी में मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई मतलब रेमेडी नहीं है, तो आप हमसे कंपनसेशन ले लें। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू मैंशन मिस्टर ब्लैक हैड सोल्ड द बंगलो फॉर डबल कंसिडरेशन डिसाइडेड बाय मिस्टर वाइट एंड मिस्टर ब्लैक। और एक और बात है कि मिस्टर ब्लैक ने जिन पैसों में मिस्टर वाइट के साथ एग्रीमेंट किया था, जब उसने वही सेम बंगलो मिस्टर ग्रीन को बेचा तो डबल कंसिडरेशन में बेचा, यानी डबल पैसों में बेचा, इसलिए अब वो जो है वो कंपनसेशन देने को तैयार है मिस्टर वाइट को। लेकिन मिस्टर वाइट तैयार नहीं है, वो तो कहते हैं मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है। तो अब जो है वो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, तो अब बताएं जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी मिस्टर वाइट के हक़ में या नहीं होगी, मिस्टर ब्लैक का क्या होगा, मिस्टर वाइट का क्या होगा और मिस्टर ग्रीन का क्या होगा। बात ये है कि पहला जो एग्रीमेंट है कोर्ट में वही प्रेफर किया जाता है। और यहाँ पे आप देख लें कि मिस्टर जो है पहला एग्रीमेंट मिस्टर ब्लैक का मिस्टर वाइट के साथ था, तो वो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए गए
तो दो चीज़ें देखी जाएंगी। हमने दो इक्विटी के मैक्सिम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे अपने लेक्चर्स में। प्लेलिस्ट में आप जाकर वो उनको दोबारा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी एंड ही हु कम्स टू सीक इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। मतलब पास्ट कंडक्ट और फ्यूचर कंडक्ट बंदे का क्लियर होना चाहिए। तो अब इस केस में आप देखें कि मिस्टर वाइट जो हैं उनका एक तो पास्ट कंडक्ट क्लियर है कि वो एक गुड फेथ में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उन्होंने पैसे एडवांस में दिए, बाकी एक डेट फिक्स थी जिस पर उन्होंने पैसे और देने थे, लेकिन मिस्टर ब्लैक फिर गए। तो कसूर किसका हुआ? मिस्टर ब्लैक का हुआ। मिस्टर वाइट तो जो है उनका पास्ट कंडक्ट भी क्लियर है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, तो वो तो क्लीन हैंड से आए हैं और वो रेडी एंड विलिंग भी हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। तो जो है कोर्ट उनके फेवर में क्या करेगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट उनके हक में होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि मिस्टर वाइट को जो है बाकी के पैसे जो एग्री हुए थे 2 करोड़ सारे में, मतलब है सारा एक एग्रीमेंट हुआ था ना कि मिस्टर ब्लैक बंगलो बेचेंगे मिस्टर वाइट को 2 करोड़ रुपए में, जिसमें 30 लाख रुपए मिस्टर वाइट ने एडवांस भी कर दिए थे। अब वो जो बाकी का 1 करोड़ 70 लाख है वो अब मिस्टर वाइट जमा करवा सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट जो है ऑन द इनिशियल हेयरिंग, पहली हेयरिंग पर भी वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे, पैसे डिपॉजिट करवाएंगे और कोर्ट के पास, तो फिर जो है वो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाया जाएगा मिस्टर वाइट के फेवर में। तो यही 3 पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। पास्ट कंडक्ट 30 लाख इन टाइम पेमेंट, यानी मिस्टर वाइट ने 30 लाख एडवांस कर दिए थे, जो कि ये शो करते हैं कि मिस्टर वाइट का पास्ट कंडक्ट क्लियर था। नंबर 2 फ्यूचर कंडक्ट की बात हो रही है, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी की बात हो रही है, फ्यूचर कंडक्ट से रिलेटेड यही मैक्सिम है ना। रिमेनिंग कंसिडरेशन रेडी एंड विलिंग टू पे, यानी वो रेडी भी है विलिंग भी है पे करने के लिए। आइदर वे वी कैन इंटरप्रेट इट, ओके। नंबर 3 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिव अंडर सेक्शन 12 एक्सप्लेनेशन। और सेक्शन 12 में भी अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था एक ग्राउंड में, फिर चले जाते हैं। ये जो है कि कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ये सी में आप देखें कि कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। सही है ना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो है कंपनसेशन जो है एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। इसलिए जो मिस्टर ब्लैक का लॉयर कह रहा है कि आप कंपनसेशन ले लेंगे, तो वो कंपनसेशन बिल्कुल भी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है मिस्टर वाइट का। मिस्टर वाइट को ये उनका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा के दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू। तो ये बहुत ही आसान है। जब भी एक बंदा जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में जाता है इक्विटी के, वो जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट क्लेम करें या कोई भी इक्विटेबल रेमेडी, तो आपने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि आपका पास्ट कंडक्ट क्लियर होना चाहिए और आपका फ्यूचर कंडक्ट भी क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर कंडक्ट आप किस तरह शो कर सकते हैं? आप फ्यूचर का तो हमें नहीं पता होता, लेकिन ये चीज़ हमें मैक्सिम बताता है। कौन सा मैक्सिम? ये वाला, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। मतलब उसको अपनी रेडी एंड विलिंगनेस शो करनी है कि वो रेडी है, विलिंग है कि वो अपना फ्यूचर में भी वो अपनी ऑब्लिगेशंस जो है परफॉर्म करवाएगा और पास्ट में भी उसने परफॉर्म की हैं। मतलब ये चीज़ शो करेगी कि उसका पास्ट कंडक्ट भी क्लियर है, उसका फ्यूचर कंडक्ट भी क्लियर है। तो जब एक बंदे का पास्ट कंडक्ट भी क्लियर हो, फ्यूचर कंडक्ट भी क्लियर हो, तो डेफिनेटली उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट देगा और ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की। तो आगे फर्दर पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिम, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। यही 2 मैक्सिम्स हैं जो मैंने आपको पीछे बता दिए हैं पहले कि पास्ट कंडक्ट से कौन सा मैक्सिम रिलेट करता है। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, ये फ्यूचर कंडक्ट से डील करता है। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, ये जो है भी पास्ट कंडक्ट से डील करता है। एनीवन सीकिंग द रेमेडी ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्लीड एंड प्रूव। अब आपने समझना है कि प्लीड का क्या मतलब है। प्लीड का ये मतलब है कि प्लीडिंग वैसे तो सीपीसी के ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन आप प्लीड का यहाँ पे जो मतलब आ रहा है वो ये है कि आपने अपने प्लेंट में ये लिखनी है बात कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट में, प्लेंट में आपको ये लिखना है, इसको हम कहते हैं प्लीड। एंड प्रूफ का मतलब क्या है? एविडेंस होगा। मतलब प्रूफ आप किस तरह करेंगे? कोई एविडेंस देकर ही प्रूफ करेंगे ना, कोई रिटर्न या ओरल या कुछ भी, तो वो उससे आप प्रूफ करेंगे
कि आप जो है हक पर हैं, दैट ही और आप रेडी हैं और विलिंग हैं टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो एनीवन सीकिंग द रेमेडी ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्लीड एंड प्रूव दैट ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, कि वो उसको शो करना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि उसका पास्ट कंडक्ट भी क्लियर है, उसका फ्यूचर कंडक्ट भी क्लियर है, वो रेडी है, विलिंग है परफॉर्म करने के लिए अपना पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो दिस मस्ट बी प्रूव थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अबव मेंशन 2 मैगज़िम। तो इन मैगज़िम्स की मदद से वो जो है ये चीज़ प्रूव करेगा, फिर उसको जो है कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगी। ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि पास्ट कंडक्ट से डील कर रहा है। प्लेंटिफ मस्ट शो दैट देयर इज़ नो फॉल्ट इन पास्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। प्लेंटिफ को शो करना पड़ेगा कि कोई उसका फॉल्ट नहीं था पास्ट में, मतलब ऐसा तो नहीं था कि ब्लैक ने पैसे मांगे थे कि मुझे दो और वाइट ने नहीं दिए थे, ऐसा बात तो नहीं है ना। ये चीज़ देखेगी, इसको कहते हैं पास्ट कंडक्ट। तो पास्ट कंडक्ट भी देखा जाएगा कि मिस्टर वाइट का तो क्लियर था, हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ा, उन्होंने तो पैसे दिए थे, वो रेडी और विलिंग भी थे। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट टू सेल बेयरिंग लैंड 6 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स पेड विद इन द डिसाइडेड टाइम, नो फॉल्ट, क्लीन पास्ट कंडक्ट। और एग्रीमेंट टू सेल बेयरिंग लैंड 6 इंस्टॉलमेंट पेड, 3 इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट इन पेमेंट और लेट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टू बी पेड विद इन द डिसाइडेड टाइम, प्लेंटिफ फॉल्ट, नो क्लीन पास्ट कंडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक लिखी हुई है कि कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसकी 6 इंस्टॉलमेंट्स बनाई आपस में बायर और सेलर ने, जिसमें से जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो सेलर ने दे दी, तो पूरे टाइम पर दी। उसने अगर पूरे टाइम पर दी हैं तो ये क्या चीज़ शो करी है कि उसका पास्ट कंडक्ट क्लियर है। लेकिन अब वो बाकी की 3 इंस्टॉलमेंट्स में क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो फिर अब क्या कहा जाएगा कि उसका पास्ट कंडक्ट क्लियर नहीं है। यानी अगर वो लेट हो गया, वो डिफ़ॉल्ट कर गया पैसे टाइम पर देने के लिए, तो यही समझा जाएगा कि पास्ट कंडक्ट क्लियर नहीं है। पास्ट कंडक्ट आपका क्लियर तब ही होगा जब आप टाइम पर जो है अपनी पेमेंट करेंगे, अपनी तरफ से अपनी ऑब्लिगेशंस टाइम पर परफॉर्म करेंगे, तब ही आपका पास्ट कंडक्ट क्लियर समझा जाएगा। ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, फ्यूचर कंडक्ट। अजान हो ले, हम फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो हम पढ़ रहे थे ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी ये मैक्सिम जो है फ्यूचर कंडक्ट से डील करता है। प्लेंटिफ मस्ट शो दैट ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म इन फ्यूचर हिज पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म फ्यूचर ट्रांजैक्शन, एग्जांपल पेमेंट और डिपॉजिट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। कि अब हम तो कह रहे हैं कि उसको फ्यूचर कंडक्ट जो है वो शो करना चाहिए कि उसका क्लियर होना चाहिए, पर ये प्रूव कैसे होगा कि वो फ्यूचर कंडक्ट भी उसका क्लियर है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि वो जो है वो डिपॉजिट करेगा रिमेनिंग अमाउंट, जो भी उसका एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो है एक बंदा रिफ्यूज़ कर गया, वो जो कंसिड्रेशन उनके दरमियान एग्री हुई थी, तो जो भी रिमेनिंग कंसिड्रेशन है वो डिपॉजिट करेगा, पेमेंट करेगा, कोर्ट में एप्लीकेशन देकर जो है वो डिपॉजिट कर देगा। तो ये चीज़ जो है उसका शो करेगी कि फ्यूचर कंडक्ट जो है वो क्लियर है। आगे हमारे पास जो है केस लॉ है 2004 CLD 343। यहाँ पर जो है ये हेल्ड किया गया था कि प्लेंटिफ हैज़ टू डिक्लेयर एंड प्रूव ही हैड डन एंड इज़ रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो प्लेंटिफ जो है इस कोर्ट में इस केस लॉ में क्या हेल्ड किया गया था कि प्लेंटिफ जो है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो रेडी है और विलिंग है अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, यानी अपनी ऑब्लिगेशन जो उसके पार्ट पे जो ऑब्लिगेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए वो रेडी एंड विलिंग जो है होना चाहिए। तो ये 2004 CLD 343 जो है फ्यूचर कंडक्ट से जो है हम इसका रेफरेंस दे सकते हैं इस केस लॉ का। फिर आगे आ जाते हैं फर्दर केस लॉ जी। तो थोड़ी सी मैंने पोजीशन चेंज की थी जिसकी वजह से हम थोड़ा सा जो है बीच में रुक गए थे, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। केस लॉज एज टू डिपॉजिट ऑफ रिमेनिंग कंसिडरेशन एज परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट। ये कुछ केस लॉज हैं जो आपको क्या है बड़े ही सिग्निफिकेंट हैं और शो करते हैं कि आप अपना फ्यूचर कंडक्ट जो है वो किस तरह कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर कंडक्ट भी क्लियर है। तो आइए देखते हैं 2017 SCMR 2022, रिलायंस ऑल्सो ऑन 2020 SCMR 171, 2021 SCMR 7।
SCMR stands for Supreme Court Monthly Review. These are very significant case laws. Supreme Court held if a person is praying for remedy of special performance of agreement from another party, it is incumbent upon such person to give application for deposit the remaining amount of consideration on the initial hearing of the court. अगर कोई person चाहता है कि वो अपना कोर्ट में जो है वो प्रूफ करे कि वो जो है उसका फ्यूचर कंडक्ट क्लियर है, तो उस पर ये चीज़ इनकम्बेंट है, ये लाजमी है कि वो एक एप्लीकेशन दें कि वो जो है वो रिमेनिंग अमाउंट जो भी थी कंसिड्रेशन है वो डिपॉज़िट करने के लिए बल्कि करवा दे वो इनिशियल हेयरिंग ऑफ द कोर्ट पर आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो जब वो डिपॉज़िट करवा देगा तो कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि उसका फ्यूचर कंडक्ट क्लियर है और उसको जो है कोर्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगी अगर उसका पास्ट कंडक्ट और फ्यूचर कंडक्ट दोनों क्लियर है। इफ़ इट डज़ नॉट सबमिट द रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन इनिशियल हेयरिंग, अगर वो इनिशियल हेयरिंग यानी पहली हेयरिंग पर जो है वो अपनी कंसिडरेशन जो है सबमिट नहीं करता तो क्या होगा, द सूट शैल बी डिसमिस्ड, तो उसका सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। एंड इन केस द सूट इज़ फाइल्ड बाय द अदर पार्टी, लेकिन अगर सूट जो है वो फाइल किया जाता है बाय अदर पार्टी, इट शैल बी डिक्रीड, तो अगर दूसरी पार्टी ने फाइल किया हुआ था सूट तो उसकी फेवर में हो जाएगा, क्योंकि प्लेंटिफ का तो प्रूव ही नहीं कर पाया कि उसका फ्यूचर कंडक्ट क्लियर है। तो ये तो एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये तो तब दिया जाता है जब एक बंदे का पास्ट और फ्यूचर कंडक्ट क्लियर होता है। तो जब एक बंदा फेल हो गया अपना फ्यूचर कंडक्ट प्रूव करने में, यानी इनिशियल हेयरिंग पर वो अपने कोर्ट की इनिशियल हेयरिंग पर पैसे डिपॉजिट ही नहीं करवा सका, दे ही नहीं सका, तो कोर्ट के पास तो वो तो फिर वो सीख ही नहीं कर सकता ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कोर्ट जो दूसरी पार्टी है, डिफेंडेंट्स हैं, उनके फेवर में डिक्री कर देगी कि जी आप दुरुस्त हैं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। ए परचेजर बी ओनर, एग्जांपल है जी ए 1 करोड़, ए रेफ्यूज बी फाइल सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्री। अच्छा, ए और बी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ था, ए 1 करोड़ रुपए कंसिडरेशन थी, ए ने रेफ्यूज़ कर दिया, बी ने जो है वो सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो अगर बी ने फ़ाइल किया तो बी को चाहिए कि वो अपना पास्ट कंडक्ट और फ्यूचर कंडक्ट शो करे कि उसका क्लियर है, और जब ये कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा कि बी का कंडक्ट क्लियर है तो उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाएगी। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है अपना फ्यूचर कंडक्ट शो करने में, बिलफर्ज वो कंसिडरेशन बाकी की नहीं दे पाता कोर्ट को, तो फिर क्या है, फिर एक ही फेवर में हो जाएगा जिसने रिफ्यूज़ किया था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शंस, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं थक गई हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।